कि हिंसा का समर्थन नहीं हो सकता। जहाँ तक जो मुंबई में अभी जो चुनाव होंगे उसका नतीजा जो भी होगा, अगर दोनों भाई साथ में आते तो उसको निश्चित दोनों को ही फायदा होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं अलायंस, ये हम अभी कह नहीं सकते। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? तो अगर जरूरत है आपकी तो आप मराठी में बात करोगे, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करोगे। कि महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी हमेशा एक आउटसाइडर पार्टी की तौर पे ही देखा गया है। तो जो एकनाथ शिंदे वाले जो शिवसेना है उनका बहुत इन्फ्लुएंस बहुत कम है मुंबई सिटी में। तो जो इन्फ्लुएंस रहा है वो उद्धव ठाकरे का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है और राज ठाकरे का भी इन्फ्लुएंस है। कि राज और उद्धव जो एक साथ आए हैं वो सिर्फ बीएमसी के लिए आए हैं। कि जो भाषा नहीं सीख रहे मराठी वो उनका बहुत बड़ा लॉस है। 5 जुलाई को महाराष्ट्र में एक विक्ट्री रैली हुई मराठी के ऊपर। जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदी इम्पोजिशन का मुद्दा बड़ा ही चर्चा में था, उसके ऊपर 2 ठाकरे एक मंच पर आए। एक थे राज ठाकरे और दूसरे थे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की सियासत हो या देश की सियासत, एक ही सवाल हमेशा उठ रहा है पिछले कई सालों से कि ये दोनों ठाकरे कब एक आएंगे, एक साथ आएंगे, और उसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये दोनों भाई सिर्फ मराठी अस्मिता के लिए अभी एक साथ आए ऐसे बोला जा रहा है, और मराठी भाषा और हिंदी इम्पोजिशन का जो मुद्दा है इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर प्रोफेसर सुमित मस्कर। स्वागत है आपका द वायर में। शुक्रिया। सुमित, आप खुद महाराष्ट्र से हो, आप मुंबई में पले बड़े हो, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे भाषा के मुद्दे को जो कि चल रहा है, जो एनईपी के तहत ये जो सरकार है वो मराठी, पूरे जो मराठी स्कूल्स है उसमें हिंदी को ये लेकर आना चाहती थी। पहले तो वो जीआर लेकर आए अप्रैल में, तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, फिर उसको वापस ले लिया गया, फिर जून में फिर से वो जीआर आ गया और फिर से एक पूरा महाराष्ट्र में एक मूवमेंट चली, हिंदी हमको नहीं चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट ऐसा कह रही थी कि हम हिंदी को इम्पोज नहीं कर रहे हैं, कोई तीसरी लैंग्वेज भी आपको सीखनी है तो सीख लो। क्या कहेंगे आप इसके? नहीं, जो एनईपी के तहत जो तीसरी भाषा जो लादने की बात है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत आप देखते हैं तमिलनाडु में हुई थी, और तमिलनाडु सरकार ने भी इसका विरोध ही किया था कि जहाँ तक 2 लैंग्वेजेस है आप 2 लैंग्वेज रखिए, तीसरे लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, खास करके पहली कक्षा से लेकर के। सो विरोध जो हो रहा है कि हिंदी एक जो तीसरी भाषा जो लादने की बात है उसको लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बातें यहाँ चल रही, कुछ न्यूज़ चल रहे यहाँ वहाँ, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक अभी तक कोई तीसरी भाषा का कोई प्रावधान नहीं था। अभी जो सरकार है वो ये कह रही है कि नहीं, अब हम हिंदी सिखाएंगे। तो उसका काफ़ी विरोध जो जाहिर था वो होना ही था तमिलनाडु में, और जो हुआ भी। महाराष्ट्र वैसे हिंदी विरोधी राज्य नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि ये बात है कि इसमें पहली कक्षा से लेकर के आज तक कोई तीसरी भाषा सिखाई नहीं गई है। अब वो तीसरी भाषा हिंदी क्यों हो, इसको लेकर के झगड़ा है, और ये सारा जो मसला खड़ा हुआ है वो तीसरी भाषा को ज़बरदस्ती से लादने के ऊपर है, क्योंकि इस बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। Absolutely, हाँ। तो अब जो है कि ये तीसरी भाषा का जब विरोध उनको लगा था कि होगा, लेकिन उन्हें शायद लगा कि इतना विरोध नहीं होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र उस तरीके से बहुत हिंदी विरोधी कभी नहीं रहा है जिस तरीके से तमिलनाडु में एक इतिहास है उनका। लेकिन ये जो तीसरी भाषा को जो लाने का मुद्दा था उसको लेकर के काफ़ी जो दीपक पवार है महाराष्ट्र अभ्यास केंद्र, हाँ मराठी अभ्यास केंद्र जो चला रहे हैं, और उनके वजह से भी काफ़ी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है उनका इस सारी मूवमेंट में। लेकिन हम देखते हैं कि एक मराठी अस्मिता को इससे जोड़ा जा सकता था क्या, ये मुद्दा था। और इस बार दोनों ठाकरे जो है इस विषय में उतर के इसको मराठी अस्मिता से जोड़ा गया है। इसके कई और सारे पहलू भी है जिस पे हम आने वाले समय बात कर ही देंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर तीसरी भाषा अगर कोई बच्चे को सरकार पढ़ा रही है तो इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है?
स्पेशली महाराष्ट्र में? नहीं, तीसरी भाषा जो है विरोध इसलिए भी हो रहा है कि एक कोई भाषा चुनी गई है उसके लिए, क्योंकि हमारे देश में भले ही नेशनल लैंग्वेज हिंदी ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कहा जाता है नेशनल, कि जो हर एक सरकार जो हमारी केंद्र सरकार से बात करती है उस पे हिंदी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ तक बच्चों को पढ़ाने की बात है, उसमें हमारे पास 18 से 20 नेशनल लैंग्वेज है। तो एक ही भाषा को हम क्यों उतना महत्व दे रहे हैं? क्यों नहीं हम गुजराती सिखा रहे हैं? हिंदी राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो, बिहार में, वहाँ हम गुजराती ऐसे थर्ड लैंग्वेज क्यों नहीं सिखा रहे हैं? या फिर तमिल लैंग्वेज सिखानी चाहिए पंजाब में जाकर के। तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जो भाषा है उसमें आप एक हायरार्की तैयार कर रहे हो, कि आप कायदे से हमें देखना चाहिए कि जो संविधान है उस हिसाब से जो 17-18 जो भी भाषाएं हमारी लैंग्वेजेस है, जिसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा है, तो उसमें सभी भाषाएं समान है। तो उस भाषा में से आप एक या दो भाषा आप लेकर के आप पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक आप उसको दे रहे हैं, तो वो गलत इसलिए क्योंकि आप हायरार्की तैयार कर रहे हैं, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि आप एक ही भाषा का प्रसार कर रहे हैं उस माध्यम से। इसी के ऊपर मैं आना चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी ये मुद्दा कहा था कि इसमें आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जो वो हर जगह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान? नहीं, ये तो एक स्लोगन है उसका, और जैसे भाषा को लेकर के आप हिंदुत्व में भी जोड़ सकते हो उसको, या फिर जो मराठी का जो पॉलिटिक्स है वो भी जोड़ सकते हैं। लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है, भाषा का अपना एक भाषा से जुड़ी एक संस्कृति है, भाषा से जुड़ा एक साहित्य है, और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है भाषा को लेकर के। तो उसको हम जस्ट बिकॉज कि आप वो हिंदी और क्या बोलते हैं उसे, जो हिंदुत्व से जुड़ा है, इसीलिए हम उसको हमेशा उस नज़र से देखना बहुत सही नहीं होगा। उसका एक एंगल हो ही सकता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि उसको हर बार देखा जाए उस तरह। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, स्पेशली बीजेपी जो है, वो इसका समर्थन कर रही है, नई लैंग्वेज पॉलिसी हो या नई जो भाषा आ रही है हिंदी भाषा। अदर पार्टीज यहाँ पर उतनी आगे आके बात नहीं कर रही है, तो ये भी एक पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं अभी कि इतना तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, या पॉलिटिकली हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन फिर क्यों बीजेपी ही सामने आके क्यों इसका सपोर्ट कर रही है? उसमें महायुति में अभी एनसीपी की अजित पवार की पार्टी है, शिवसेना जो है शिंदे गुट है, उसमें जो अभी बाला साहब को अपना आइडल मानता है, जिनकी विचारधारा ऐसे बोलते हैं वो कि हमारी जो विचारधारा है वो बाला साहब ठाकरे के ऊपर चलती है। और बाला साहब ठाकरे का हम इतिहास देखें तो उन्होंने हमेशा मराठी को जो है वो प्राधान्य दिया है, या इम्पोर्टेंस जो था, शिवसेना का जन्म भी जो है वो मराठी अस्मिता के ऊपर ही हुआ था। तो उनका कोई नेता इसका आगे आके खुल के समर्थन नहीं कर रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, इसके दो हिस्से हैं। एक है कि जो हिंदी भाषिक राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार हो, या जिसको यह पूरा हिंदी बेल्ट बोला जाता है, मध्य प्रदेश से लेकर अलग अलग जो राज्य है, तो हिंदी का अगर विरोध करना शुरू करे जो नेशनल पार्टीज है, तो एक कहीं ना कहीं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर उनके खिलाफ जा सकता है। इसीलिए जो नेशनल पार्टीज है बहुत ज़्यादा इसके विरोध में जा नहीं रही है। हाँ। तो वो इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जहाँ तक मराठी का आ रहा है या लैंग्वेज का, आपने कहा कि क्या प्रॉब्लम है उसको सीखने में, तो प्रॉब्लम ये है कि एक भाषा के लिए आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस डेडिकेट कर रहे हो, क्योंकि सरकार के जो तिजोरी में पैसा होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट है। अब उसमें सभी भाषाओं को अच्छे से उसका प्रसार होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और भाषा से रिलेटेड जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ हिंदी भाषा को ही आप आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और दूसरी बात जो शायद किसी ने कही भी है कि इससे क्या होगा कि जो हिंदी भाषिक जो युवा है उनको नौकरियां मिलेगी देश भर में। ये बहुत ही मटेरियल डायमेंशन की बात है कि ये नौकरियों की भी बात है। ये सिर्फ
इसकी बात नहीं है कि भाषा इम्पोज हो रही है। अगर देश भर में अलग अलग स्कूल्स है, और सिर्फ मराठी स्कूल्स में नहीं, महाराष्ट्र के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी हिंदी की बात हो रही है, जो 5th से बाद में शुरू होती थी, लेकिन ये चाह रहे हैं कि पहली कक्षा से ही शुरू हो। तो पहले 4-5 साल जब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें एक डेफिनेटली जो बेनिफिशियरी है, जिसको फ़ायदा होगा, वो एक भाषिक पर्टिकुलर है जो हिंदी भाषिक है, उनको नौकरियां मिलने का, क्योंकि हमारे पास इतने जो लाखों स्कूल्स है उसमें एक टीचर भी हो तो लाखों नौकरियां ओपन अप हो जाती है। तो वो उसका एंगल है जिसपे मतलब अभी तक शायद उतनी चर्चा हुई नहीं है। मराठी स्कूलों की या मराठी भाषा की हम बात करें तो अभी आपने सोर्स रिसोर्स की बात की। आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि अगर हिंदी इम्पोज होती है या हिंदी यहाँ पर वो इंक्लूड कर लेते हैं तो तकरीबन 20,000 नए हिंदी के शिक्षकों को इनको रिक्रूट करना पड़ेगा, और उतना पैसा अभी महाराष्ट्र के पास तो है नहीं है। वो नए सिरे से आकर नए टीचर्स लाए, हिंदी का पूरा डेवलप करे। अभी मराठी स्कूलों की हम बात करें तो बहुत ही हालात ख़राब है, स्पेशली जो गांव कस्बे है वहाँ पर मराठी स्कूलों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। थोड़ा सा भाषा से हम आगे बढ़ते हैं और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए पॉलिटिकली उसके ऊपर बात करते हैं। आप खुद मुंबई से हो, मैंने पहले भी बताया, आप मुंबई में रहे हो। अभी जो ये बातें चल रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक साथ आ गए हैं। शिवसेना को हमने देखा है, शिवसेना का जो जन्म हुआ था 1966 में हुआ, उसके बाद कई सारे दिग्गज नेता जो थे वो शिवसेना छोड़ के चले गए, जैसे कि छगन भुजबल थे, नारायण राणे थे, और सबसे बड़ा जो अभी रिसेंटली एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना को ही तोड़कर अपना अलग सी शिवसेना बना। लेकिन इन सब में बहुत ही अहम थे वो थे राज ठाकरे। 2005 में शिवसेना छोड़ के चले गए क्योंकि वो एक परिवार का सदस्य थे। उसके बाद से कई बार ऐसी चर्चाएं हुई कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे। पूरे महाराष्ट्र के साथ देश भर में भी ये चर्चाएं लगातार हो रही थी और आज भी हो रही है। अभी रिसेंटली 5 तारीख के बाद क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही कंटिन्यू होगा या सिर्फ मराठी के ये अस्मिता के लिए थोड़ी देर के लिए ये एक साथ आए हैं? मराठी अस्मिता के ऊपर मैं एक थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन जहाँ तक राज और उद्धव की बात है, जब हम शिवसेना का एक पूरी जो उनका जो जर्नी देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि राज ठाकरे जो है उन्होंने अपने चाचा का काफ़ी अनुकरण किया है, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि बाला साहेब ठाकरे के बाद राज ठाकरे ही शिवसेना पार्टी का नेतृत्व संभालेगी। ये काफ़ी दिन तक ये चर्चा चलती रही और ऐसा लगता रहा, लेकिन आखिर हुआ यूँ कि बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष और नेतृत्व सौंप दिया। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था, जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उस जमाने के, उनको लग रहा था कि बाला साहेब ठाकरे की डेथ के बाद शिवसेना खत्म हो जाएगी, क्योंकि उद्धव में ना ही वो करिश्मा है ना वो बात करने का तरीका है, और इस सारे पॉलिटिकल पंडित्स को उद्धव ठाकरे ने फेल कर दिया और शिवसेना को काफी आगे लेके गए। और इसी से जुड़ता है फिर आपको वो दूसरा सवाल जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। तो राज ठाकरे को क्योंकि लोगों ने ऐसा देखा था कि अब बाला साहेब ठाकरे के बाद नेतृत्व यही संभालेंगे, तो जो वो अलग हो गए तो 2 पार्टियां तैयार होगी महाराष्ट्र में, जो मराठी और हिंदुत्व के ऊपर अपनी राजनीति फोकस करती। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो कंपटीशन में रही है हमेशा शिवसेना के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अपनी जो इंटरेस्ट है वो ये थी कि वो शिवसेना हट जाए वहां से और बीजेपी का अलायंस उनके साथ हो, क्योंकि बीजेपी आउटसाइडर पार्टी है, और उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं कि महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी हमेशा एक आउटसाइडर पार्टी के तौर पे ही देखा गया है, और उसको हमेशा एक अलायंस पार्टनर की जरूरत है जो मराठी के मुद्दे पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर उनके साथ गठबंधन कर पाए। तो अभी ये हुआ है कि शिवसेना का हाल आपने खुद ही बता दिया है कि उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे एक शिवसेना पक्ष हुआ है, तो अब जो सिचुएशन आई है कि ये ग्राउंड अप डिमांड रही है, स्पेशली जो विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा आने के बाद
ये हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे की जो ताकत है वो थोड़ी कम हुई, क्योंकि उनके जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो अच्छा नहीं हुआ परफॉर्मेंस कंपेयर टू लोकसभा। हाँ, कंपेयर टू लोकसभा वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। और दूसरी बात है कि राज ठाकरे जो हर चुनाव का इंतजार कर रहे थे अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, तो वो फिर से एक बार फेल हो गए विधानसभा में भी। हाँ, अगर हम राज ठाकरे का जो पार्टी जब बनी थी 2006 में, तो 2007 में उन्होंने बीएमसी का चुनाव लड़ा, लगभग 7-8 सीटें आई, 12 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। जैसे पिछले विधानसभा में भी उन्होंने लगभग 10 से ज़्यादा एमएलए जीत के आए थे। लेकिन 12 के बाद जो है वो ग्राफ जो है वो लगातार राज ठाकरे की पार्टी का जो है वो ढलता गया है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो सर्कमस्टांसेस जो तैयार हुए हैं उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ आए हैं, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है वो बहुत ही अहम बीएमसी का चुनाव है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका बजट जो है वो बहुत बड़ा है। कई स्टेट्स का जो बजट होता है उतना बजट जो है वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और राजनीतिक चाणक्य जो हो या कमेंटेटर हो या आम लोग भी जो थोड़ी बहुत राजनीति समझते हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं कि राज और उद्धव जो एक साथ आए हैं वो सिर्फ बीएमसी के लिए आए हैं। नहीं, इसको नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए जो चुनाव में जो जिस तरीके कॉम्बिनेशंस होते हैं वो जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है उसके अलग होते हैं। आप जब राज्य का चुनाव होता है विधानसभा का, उसके कैलकुलेशन बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे 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 वो क्षेत्र होता है चुनाव का वो छोटा होते जाता है, उस तरीके से वो चुनाव के गठबंधन भी अलग होते जाते हैं। तो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसमें भी काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं। और जैसे अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है तो उसके भी क्षेत्र काफ़ी छोटे हैं और उसमें बहुत ही छोटे मतदार जो होते हैं उसमें भी काफ़ी फर्क आ जा सकता है आपके रिजल्ट्स में। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी ने मुझे और भी पूछा था कि क्या इससे महाविकास आघाड़ी का क्या होगा, तो मैंने उनको यही कहा था कि महाविकास आघाड़ी स्टेट और नेशनल इलेक्शंस के लिए कोई उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, बीजेपी और शिवसेना का जो इतिहास है 25 साल साथ में रहे, लेकिन कई बार ऐसा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो बीएमसी है उसके चुनाव का एक डायनेमिक्स अलग है। तो अभी अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ रहे तो ये कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता है दोनों पार्टी के उनको ऐसा लग रहा है कि ये साथ में आने से ही उनको कुछ ना कुछ मिल सकता है और इसमें राज ठाकरे का जरूर फायदा होने का। मराठी वोट में डिवाइड हो सकता है। मराठी वोट से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दो शिवसेनाएं होंगे। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ कंटेस्ट करते हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का गुट है वो अलग से कंटेस्ट करता है, तो मराठी वोट में डिवाइडेशन होगा। क्योंकि आप खुद मुंबई में रहे हो, आपने बहुत स्टडी भी किया है शिवसेना का। नहीं, देखिए जो एकनाथ शिंदे वाले जो शिवसेना है उनका बहुत इन्फ्लुएंस बहुत कम है मुंबई सिटी में। तो जो इन्फ्लुएंस रहा है वो उद्धव ठाकरे का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है और राज ठाकरे का भी इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये दो साथ में आने से पहली बात तो ये हो रही है कि चुनाव से पहले हमेशा ये होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ भी हो रहा था और राज ठाकरे की पार्टी के साथ भी। बीजेपी अगर डायरेक्ट नहीं ले सकती थी तो वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से उनको ले आ रहे थे। तो ये वाला जो अभी माहौल बना है भाषा के नाम पर, ये दो जो भाई एक साथ आए, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब रुक जाएगी ये जो मूवमेंट हो रही थी कैंडिडेट्स की, ये सबसे पहले रुक जाएगी। और यही सबसे बड़ी जीत है दोनों पार्टियों के लिए अभी, और इसका फायदा निश्चित इनको होगा। और ये सिर्फ मराठी वोटर्स की बात नहीं है। देखिए जब एक क्षेत्र में आप चले जाते हैं तो नॉन मराठी वोटर्स है, बॉम्बे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो उसमें नॉन मराठी वोटर्स भी होते हैं। लेकिन एक जो माहौल बनता है कि ये कैंडिडेट जीत सकता है, ये पार्टी जीत सकती है, तो उस माहौल का फायदा उठाकर बाकी लोग भी साथ में लिए जा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मराठी वोटर मराठी के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लेकिन एक माहौल बन जाएगा कि ये दोनों कुछ कर सकते हैं, तो लोगों को एक उम्मीद जगती है। तो बाकी भी फिर वोटर बोलते हैं कि शायद यही जीत जाएंगे, चलो इनके साथ
चले जाते हैं हम। तो वही कॉम्बिनेशन का ध्यान में रखा जाता है। अभी आपने मुंबई का जिक्र किया, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मैं भी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर जोड़ूंगा और आपसे कुछ मुंबई के बारे में सवाल करूंगा कि जिस तरह से लगातार जो द्विभाषिक लोग हैं, जो हिंदी बोलते हैं कुछ और कुछ मराठी बोलते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हमने देखा है कि आप बाहर से आए हो, ये स्टेट हमारा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ जो व्यापारी थे उनको मारा गया है, पीटा गया है। देखो, पहली बात तो वायलेंस का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का वायलेंस हो, जो उसकी मतलब उसकी निंदा ही करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप किसी को जबरदस्ती बोल नहीं सकते आपको क्यों नहीं आती है भाषा। ठीक है, हर एक इंसान अलग अलग जगह पे दुनिया में रहता है और उसको अगर उस भाषा की ज़रूरत है तो वो ज़रूर सीखेगा। और आपको उस भाषा की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है उसको सीखने की, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जैसे दिल्ली शहर में भी हम मेरे कई सारे दोस्त हैं जो साउथ इंडिया से और जो हिंदी बहुत कम मात्रा में बात कर लेते हैं, लेकिन उनका काम रुक नहीं रहा है। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं और जब तक उनका प्रोफेशनल जो करियर है वो चल रहा है तो उनकी कुछ रुक नहीं रहा उनके लिए। तो इसी तरह से जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी कुछ रुक नहीं रहा था। तो अगर ज़रूरत है आपकी तो आप मराठी में बात करोगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं करोगे। दूसरी बात यहाँ आती है कि अगर बाहर के राज्य से कोई आ रहा है तो क्या हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं कि जो बाहर से आए हुए इंसानों को मराठी सिखाए? अगर है, अगर आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं उनको, तो ही हम बात कर सकते कि हाँ शायद आपके पास ये स्कूल है या एक्स्ट्रा क्लासेस है मराठी सीखने की, और ये ज़रूरत की भाषा है क्या। जैसे मैं खुद जर्मनी में 5 साल रहा हूँ और मैंने काफ़ी कोशिश की वहाँ अपनी भाषा सीखने की और बहुत थोड़ी मात्रा में मैं बोल लेता हूँ, कुछ कहीं रेस्टोरेंट में गई, किसी दुकान में, लेकिन जो मेरे रोज़मर्रा की जो जीवन था तो उसमें मैं नहीं बोल पा रहा था उतने, जिस तरीके से हम बात कर रहे इस तरीके से नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि मेरा जो जॉब था वहाँ पे, मेरा रिसर्च की जो पोजीशन थी, वहाँ सब अंग्रेजी में हो रहा था, डिपार्टमेंट में सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़रूरत इतनी महसूस नहीं हुई कि मुझे सीखना ही है। अगर शायद वहाँ पूरा ज़रूरत होती कि मुझे उस हमारे जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में भी जर्मन में ही भाषा में बात करना है, तो शायद मुझे मजबूरन सीखना ही पड़ता। तो इसी तरह जब हम अलग अलग जगह जाते हैं दुनिया में, तो अगर हमें ज़रूरत है तो वो भाषा हम सीखते हैं। तो ये वायलेंस जो हुआ है वो गलत ही हुआ है, वो वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस मज़दूर को ज़रूरत है वहाँ पे मराठी सीखने की, तो वो ज़रूर ही मराठी बोलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे एक दोस्त है जो दादर में रहते हैं, उनके यहाँ पास एक दुकान है, तो वहाँ सारे जो काम करने वाले हैं एक दुकान में, वो सारे नॉर्थ से आए हुए हैं, लेकिन वो सारे मराठी में भी और हिंदी में फ्लुएंटली बात करते हैं, आसानी से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनका पूरा जो उस एरिया का क्लाइंट बेस है वो सारा मराठी बोलने वाला है। तो जो दुकानदार है उसको पता है कि जो भी रखेंगे वो भाषा सीखेंगे तो वहाँ रखेंगे। तो ये सब ज़रूरत की चीज़ें होती है। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप ज़रूर सीखेंगे। एक दूसरी छोटी बात बॉम्बे या मुंबई शहर के बारे में ये कहूँगा कि एक ज़माना ऐसा था कि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो ही 16-17 भाषाओं में स्कूल्स चलाती थी। तेलुगु, तमिल, उर्दू, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तो ये सारी भाषाओं में स्कूल्स चलते थे। तो हर एक इंसान अगर इच्छा है तो वो सारे स्कूल भाषाएं सीख सकता है। तो मुंबई के उसका जो होता है प्राइस, क्योंकि महाराष्ट्र का जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मराठी है और मुंबई उसकी राजधानी है, तो एक उम्मीद है कि ये भाषा वहाँ कम से कम टिकनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये शहर हमेशा ही विभिन्न भाषाओं के साथ रहा है, हमेशा अलग अलग, अब मुंबई में अलग अलग जगहों पे चले जाएंगे तो कुछ जगह पे आपको सिर्फ तमिल में ही बात करते दिखेंगे। तो ये इसको इस तरीके से हम नहीं कर सकते। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे मुंबई में जो है वो पूरे भारत से जो लोग हैं वहाँ पर बसे हैं, आपको बंगाली मिलेंगे, तमिल मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, सभी लोग वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं हो सकता, किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ पर अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए वो जो हिंदू मुस्लिम का एंगल ला रही है, ये भी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। बीजेपी काफ़ी डिफेंस में चली गई है, इसलिए उनको कुछ न कुछ ये करना पड़ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि आपको रोक लिया मैंने, कि क्या बीजेपी को क्या
नुकसान हो सकता है राज और उद्धव के आने से, या आपने भी कहा कि वो डिफेंसिव में चले गए, क्या उनको ऐसा डर है कि ये दोनों अगर भाई एक साथ आ सकते हैं तो हिंदुत्व का जो वोट है, वोट बैंक है, या मराठी का जो वोट बैंक है, वो हमसे दूर चला जाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, हिंदुत्व अपने आप में फंक्शन नहीं कर सकता। उसको हमेशा जो भाषा है, जो मराठी भाषा, मराठी अस्मिता के साथ जोड़कर ही महाराष्ट्र में हिंदुत्व का प्रसार हुआ है। और जो हिंदुत्व टिका है महाराष्ट्र में, जैसे बाल ठाकरे के नेतृत्व में, ये भाषा और हिंदुत्व ये दोनों को लेकर के गया है। बीजेपी दोनों लेकर के चल नहीं सकती। बीजेपी जो है, बीजेपी को एक अलायंस पार्टनर की ज़रूरत है। जहाँ तक जो मुंबई में भी जो चुनाव होंगे, उसका नतीजा जो भी होगा, अगर दोनों भाई साथ में आते तो उसको निश्चित दोनों को ही फायदा होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं अलायंस, ये हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही दूसरे चुनाव आते हैं, हो सकता है कि अलग तरीके के गठबंधन बन जाए, और हो सकता है कि राज ठाकरे फिर बीजेपी के साथ भी चले जाए। क्योंकि इस तरीके की, इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे एक अच्छे ऑपोजिशन के तौर पर उभर आए हैं महाराष्ट्र में। आपको कांग्रेस से भी उतनी अच्छी लीडरशिप मिल नहीं रही है जो बीजेपी का अपोज करे, या एनसीपी की तरफ से भी अच्छा पोजीशन नहीं है, बिकॉज दोनों भी एनसीपी है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बहुत ही एक तो स्प्लिट होकर पूरा उनके साथ स्प्लिट भी है, और जो दोनों भी गुट है वो दोनों भी बीजेपी के बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं है। तो अगर बहुत कोई हार्ड लाइन ले रहा है आज के तारीख में, तो वो उद्धव ठाकरे ही ले रहे हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ इसके बारे में, क्योंकि जो अभी रैली हुई थी 5 तारीख को, उसमें जो दोनों ने भाषण किए थे, उसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिवली अटैक जो किया था वो उद्धव ठाकरे ने ही बीजेपी के ऊपर किया था। राज ठाकरे ने जो है एक सॉफ्ट स्टैंड लिया था, और उन्होंने ऐसे कहीं भी नहीं कहा कि हम साथ में रहेंगे, चलेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम साथ आए, साथ रहेंगे। तो एक उद्धव ठाकरे ही ज्यादा इच्छुक थे, ऐसे दिख रहा था कि इंस्टेड ऑफ राज ठाकरे, कि जैसे आपने अभी कहा, क्योंकि राज ठाकरे का हम इतिहास देखें तो उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से अच्छे रिलेशंस रहे हैं। एक चीज मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि इन सब के बीच में शिवसेना, शिंदे गुट कहाँ पर खड़ा है? क्योंकि बाल ठाकरे का वो वैचारिक वारसा बताते हैं, लेगेसी बताते हैं, लेकिन जब बात मराठी की आती है, बात मराठी अस्मिता की आती है, बात मुंबई की आती है, आप खुद सरकार में हो और आपने ऐसा अपोज वाला स्टैंड या आगे आके नहीं कहा है, आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे का जो बार्गेनिंग वैल्यू है वो अभी कम हुआ है? क्योंकि अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ है, और उनका कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि एकनाथ शिंदे की अभी बीजेपी को ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट कभी थे ही नहीं, और अभी जो सिचुएशन है कि बीजेपी को उनकी ज़रूरत है भी नहीं। एक तरह से हम देखेंगे तो अगर सिर्फ अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को कमज़ोर करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भाषा का मुद्दा है उसका जो अगर हम इतिहास देखते हैं तो भले ही सारे पार्टियों का उसमें योगदान रहा होगा, संयुक्त महाराष्ट्र जो आंदोलन रहा उसमें और महाराष्ट्र को बनाने में, लेकिन उसका जो प्रॉमिस था कि राज्य एक बार बन गया है तो उनको लग रहा था जो मराठी जो भाषिक लोग हैं उनको महाराष्ट्र में एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके वजह से यही एक बड़ा कारण रहा है कि शिवसेना का जन्म हुआ उसमें, कि शिवसेना ने इस मुद्दे पर बात करना शुरू की कि जो मराठी लोगों की जो महाराष्ट्र है तो उनको क्यों नहीं मिल रही उनकी सुविधाएं। तो उसके बाद से क्या हुआ है कि जो नेचुरल आज देखते हैं हम कि मराठी भाषा की बात अगर आती है तो शिवसेना ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है, जो इस बार भी हुआ है कि भले ही शिवसेना के पुराने सारे लीडर बीजेपी में चले गए हो या एकनाथ शिंदे जी के साथ, लेकिन आज भी लोगों की उम्मीद जो है वो दोनों ठाकरे बंधुओं पे लगी हुई है कि यही मराठी अस्मिता को संभाल सकते हैं। जहाँ तक मराठी भाषा की बात है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है अलग से, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक स्वरूप उसको आया है कि मराठी अस्मिता और भाषा का, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसको कर सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी इसकी समस्या है मराठी भाषा की, मराठी संस्कृति की, और जिसमें सरकार को जिस तरीके से आर्थिक मदद करनी चाहिए अलग अलग चीज़ों को, जैसे थिएटर है, ये सबसे अहम मराठी थिएटर है, मराठी लिटरेचर है, मराठी सिनेमा है,
हर बार मराठी सिनेमा रिलीज होता है, उनको प्राइम शो नहीं मिलता, वो सब राज ठाकरे के पास चले जाते हैं और फिर उनको शो मिलता है। तो ये जो प्रावधान जो सरकार को खुद से करना चाहिए मराठी भाषा को और उनके कल्चर को बचाने के लिए, वो सरकार कर नहीं रही अभी तक की। तो मुझे लगता है कि मराठी भाषा को लेकर के एक अलग से इसका ज़रूर इसका मतलब इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, उसके संस्कृति के बारे में, उसके साहित्य के बारे में। लेकिन फिलहाल ये जो राजनीतिक इसका जो मोड़ आया है इसमें अभी, इसको लेकर यही कहेंगे कि इसमें भले ही हो सकता है कि ये पार्टियों को मतलब एक पुनर्जीवन मिल जाए और थोड़ी से, लेकिन जो मराठी भाषा को लेकर के जो लड़ाई है वो काफ़ी लंबी है। अभी आखिरी सवाल एक आपसे कि अभी आपने मराठी अस्मिता, मराठी कल्चर का यहाँ पर बात की। हम इतिहास देखें तो 1960 से संयुक्त महाराष्ट्र की जो एक लेगेसी रही है या एक मोमेंट रही है, जिसके तहत हम देखते हैं कि आज भी वो मराठी अस्मिता आम मराठी के जो लोग हैं स्पेशली मुंबई में, वो उनके नस नस में है अभी तक। इसीलिए दीपक पवार जैसे लोग सामने आके इसका उन्होंने विरोध किया। लेकिन मराठी जो है उसको बचाने के लिए जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है वो इनफ नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इसको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, या हिंदी ही नहीं बल्कि कोई भी तीसरी भाषा, आपने पहले भी कहा कि एक तीसरी भाषा आए, लेकिन मराठी का जो अस्तित्व है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। नहीं, इसमें सरकार का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो जैसे मैंने कहा कि सिनेमा के जो हॉल है जहाँ पे मराठी सिनेमा बनती है तो उनको एक प्राइम स्पॉट मिलना चाहिए ताकि जो दर्शक है वो जाके देख सके। मराठी थिएटर है, मराठी थिएटर आज भी देश में एक मराठी ऐसे लैंग्वेज है यहाँ पे थिएटर बहुत ही अच्छे से चल रहा है, उसके अच्छे अच्छे शोज़ होते हैं पूरे महाराष्ट्र में। मराठी लिटरेचर की बात है, तो मुझे लगता है कि इन सारे भाषाओं को अगर बचाने का काम है तो ये बाकी लोकल जो इनिशिएटिव्स है वो तो हो ही सकते हैं, लेकिन सरकार का रोल बहुत ही इसमें अहम भूमिका है। तो जब तक सरकार उसमें फाइनेंशियली इन्वेस्ट नहीं करती, ये जो भाषा के जो प्रॉब्लम्स है वो आते रहेंगे। तो इसका ये नहीं कि ये भी खत्म हो जाएगा मसला, अगर इसको कॉन्क्रीट उसके जो प्रावधान नहीं किए जाते इसके साथ, तो ये मसला अब दब जाएगा, फिर 5 साल के बाद उभर के आता रहेगा। और क्योंकि महाराष्ट्र का पूरा जो अगर देखेंगे अर्बन महाराष्ट्र जो है, जो शहर है महाराष्ट्र में, वो बहुत ही मिक्स्ड होते जा रहे हैं। अलग अलग राज्य से लोग माइग्रेट, खास करके पूना, नागपुर, मुंबई, नई सिटीज जो भी है उसमें काफी अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो उसमें ये जो चैलेंज है मराठी वाला, अस्मिता वाला, तो ये लगातार आता रहेगा। आज ऐसे नहीं कि आज आकर के ये खत्म हो जाएगा, कुछ सालों बाद फिर से ये उभर के आ सकता है। तो इसको लेकर के अक्रॉस जो पार्टी है महाराष्ट्र की, उन्होंने बैठ के इसको कॉन्क्रीट सोचना चाहिए कि हम इसका क्या कर सकते हैं ताकि ये जो घटनाएं हो रही है वायलेंस की, ये आगे दोबारा मतलब ना हो, और ताकि जो मराठी भाषी का उनको भी लगे कि उनका भाषा और जो उनकी संस्कृति है या उनका लिटरेचर है या थिएटर है, उसको संभाला जा रहा है सरकार की तरफ। जी, हम किसी को रोक भी नहीं सकते कि आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते या आप हमारे यहाँ आके काम नहीं कर ये संवैधानिक अधिकार है, पूरे देश में सभी को दिया गया है कि कोई भी इंसान जो भारतीय नागरिक है वो कहीं पर भी जाके बस सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़रूरत है महसूस हो रहे तो आप उस भाषा को सीखेंगे ज़रूर। इनफैक्ट आखिरी एक नोट पे मैं ये कहूँगा कि जो भाषा नहीं सीख रहे मराठी, वो उनका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। जहाँ तक जो नाटक है महाराष्ट्र के, जो नाटक है, मराठी का साहित्य है, मराठी सिनेमा है, तो आप उनसे वंचित रह रहे हो कि अगर आप महाराष्ट्र में सोच रहे कि आप पूरी 30 साल आप देना चाह रहे हो उस राज्य में रहने के, और आप उस भाषा नहीं सीख रहे, तो आप ही का नुकसान है उसमें। जैसे हम हिंदी अगर नहीं सीखेंगे तो हमारा ही नुकसान है, और हम दिल्ली में जो इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे भी नाटक होते हैं तो हम खुद देखने चले जाते हैं। तो अगर हम ही उससे दूर चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसको एक पॉजिटिव साइड से अगर देखना है जो गैर मराठी जो स्पीकर्स है, कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो पूरा जीवन आप, तो उसमें अगर आप सीखते हो तो आप ही का फ़ायदा ज़्यादा है उसमें। जी प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी तरह से महाराष्ट्र का जो अभी राजनीतिक माहौल है वो एक्सप्लेन किया, साथ ही आपने भाषा के ऊपर भी बात की, वहाँ के कल्चर के ऊपर बात की, स्पेशली मुंबई के बारे में आपने हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।